हैव स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। जैसे ही बाकी हमें बाद में ज्वाइन करेंगे तो हम उनको फिर ये रिकॉर्डिंग सेंड करेंगे, इंशाल्लाह सबको मिल जाएगा। तो थोड़ा सा मैं प्रीवियस सेशन जो प्रीवियस वीकेंड हमने क्लास ली थी उसको आज वाले सेशन से मैं लिंक करूंगा कि हम क्या पढ़ रहे थे और आज क्या डिस्कस करेंगे, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या था। तो प्रीवियस सेशन का मैं थोड़ा सा एक रिकैप कर लूँ कि हम ब्लूम टेक्सोनॉमी डिस्कस कर रहे थे और उस ब्लूम टेक्सोनॉमी की हमने डिस्कस किया कि इट्स हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 डोमेन्स। among them the cognitive domain has been already discussed by the Dr. Abir, and as well as the affective domain that is also being discussed by Dr. Abir, और psychomotor domain जो है ये हम डिस्कस करेंगे। हमने एक इनिशियल सेशन में जो कॉग्निटिव डोमेन है इस पर डिस्कस किया हमने थोड़ा सा कि एक जनरली एक ओवरव्यू दिया कि कौन कौन सी जो है इसके लेवल्स हैं या सब डोमेन जैसे कहा जाता है, उस पर हमने बात की और विद एग्जांपल्स फ्रॉम बोथ द मेडिकल साइड एंड द नॉन मेडिकल साइड। लेटर ऑन वी डिस्कस द साइकोमोटर डोमेन, लेकिन हमने कहा कि साइकोमोटर डोमेन इज अगेन डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ टेक्सोनॉमीज, और these taxonomies जो यहाँ यूज होते हैं एजुकेशन में, that is can be the Simpson technology, it can be the Deb taxonomy or the Haro taxonomy। फिर हमने डिस्कस किया कि इसमें डिफरेंस क्या है। इतने डिफरेंस नहीं है, बस दे हैव कुछ में स्टेप्स जो हैं ये ज्यादा है, कुछ में कम है। और among them जिन भी डिस्कस की जो डेव टेक्सोनॉमी ये सबसे कॉमन है, नॉट ओनली कॉमन बल्कि इजी है। बल्कि जिस तरह ये भी एक क्वेश्चन है कि व्हाई इट इज कॉमन, तो इसके दो आंसर्स हैं आ सकते हैं कि वन ऑफ देम इज इसके स्टेप जो हैं ये कम है। बाकी सिम्पसन में अगर हम देखें देयर आर 7 लेवल, इन द हारोस टेक्सोनॉमी देयर आर 6 सब लेवल्स, एंड इन द डेव टेक्सोनॉमी देयर आर 5 स्टेजेस। एक तो इसके स्टेजेस एंड सेकंड जो है इसके स्टेजेस जो है दे आर वेरी क्लियर। तो हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था साइकोमोटर डोमेन का पहला जो डोमेन है सैमसन साइकोमोटर डोमेन को हमने डिस्कस किया था। एंड राइट नाउ इन दिस सेशन हम जो है हारोस डिस्कस करेंगे और डेव डिस्कस करेंगे, और फिर नेक्स्ट सेशन में हम ओवरऑल कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन की लर्निंग आउटकम किस तरह कंस्ट्रक्ट करेंगे। प्रीवियस सेशन में एक क्वेश्चन हमें रिसीव हुआ था कि हम टेक्सोनॉमीज क्यों पढ़ते हैं, मतलब व्हाई देयर इज सो मच फोकस एंड एम्फेसिस ऑन द टेक्सोनॉमीज। हमने ग्रुप में कुछ उसके लिए आंसर भी दी थी, मैं इसको यहाँ पे समराइज कर दूं। हमारे जो स्टूडेंट्स है उसकी जब हम असेसमेंट करते हैं तो हम उसकी मुख्तलिफ एस्पेक्ट से उसकी असेसमेंट करते हैं। हम जब टीचिंग करते हैं तो ऑब्वियसली देयर शुड बी असेसमेंट। जब जहाँ भी कोई भी कोर्सेज पढ़ाया जाता है तो उसको फिर एग्जाम के थ्रू कुछ टेस्ट के जरिए, क्विज के जरिए इस तरह असेस किया जाता है। तो यही टेक्सोनॉमीज होती हैं जो हमारे एक बेसिक बनाते हैं, एक बेसिस बनाते हैं ऑफ दैट असेसमेंट, यानी इसी के बेस पर हम अपने असेसमेंट बनाते हैं। सेकेंडली, अगर आप जो हम पढ़ाते हैं इन आवर पॉइंट ऑफ व्यू, जो सपोज someone will teach in the undergraduate level, some of us will teach at the postgraduate level, तो हर एक लेवल पे अगर हम पढ़ाते हैं तो जो कुरिकुलम होती हैं, जो वहाँ पे कंटेंट होती हैं, उसकी जो स्टैंडर्ड्स होती हैं और जो कंटेंट होती है, दिस ऑल आर बेस्ड ऑन द कॉग्निटिव डोमेन, द साइकोमोटर डोमेन एज वेल एज द अफेक्टिव डोमेन। इसलिए हम उसी कुरिकुलम को फिर असेस करते हैं। तो जो हम पढ़ाते हैं या जो असेस करते हैं, ये तमाम की तमाम चीजें जो है वी शुड हैव द नॉलेज ऑफ दिस टेक्सोनॉमीज। तो इसलिए हम जो है लेटर ऑन जब हम लर्निंग आउट की तरफ आ जाएंगे तो इंशाल्लाह इट विल बी वेरी क्लियर कि किस तरह जो है कॉग्निटिव डोमेन और अफेक्टिव डोमेन और एज वेल एज साइकोमोटर डोमेन जो है ये इम्पोर्टेंट है मेडिकल एजुकेशन, या किस तरह जो है इसका एक influence in the assessment as well as in the achievement of our the learning outcomes of the program। तो
तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सिम्पसन को मैं थोड़ा सा एक रिकेप सिर्फ दे दूं कि सिम्पसन में व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द सिम्पसन साइकोमोटर डोमेन, और फिर उसके बाद हम डेव्स और हर्ट्ज की तरफ जाएंगे। अच्छा, इट शुड बी वेरी क्लियर कि जो ब्लूम टेक्सोनोमी की वर्क थी, यानी हमने स्टार्ट में कहा था कि ये जितनी भी साइकोमोटर डोमेन्स की तीनों सिम्पसन, हारोज एंड डेव्स, ये सारे के सारे 1970 और उसके बाद डेवलप हो गए। लेकिन ब्लूम जो था ये 1956 में जो है ये कंस्ट्रक्ट को डेवलप हो गया था। तो सिम्पसन साइकोमोटर डोमेन इज बेसिकली बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ द कृतवाल एंड एज वेल एज द ब्लूम, जो 56 में जो कंस्ट्रक्शन हुई थी जिस प्रिंसिपल्स की, उसी की प्रिंसिपल पर जो बेस्ड है, दिस इज द सिम्पसन साइकोमोटर डोमेन। और ये उसकी थोड़ी सी कंसाइज फॉर्म है, द हारोज साइकोमोटर डोमेन एंड द डेव्स साइकोमोटर डोमेन। अब इसकी सबकी अपनी अपनी जो है एप्लीकेशन, जैसे हारोज टैक्सोनॉमी जो है ये ज्यादातर दो केसेस में ज्यादा यूज होती हैं। वन, इन द लर्निंग प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रन, जो बच्चे सीखते हैं तो उनकी जो सीखने का अमल जो है उसमें ये हारोज टैक्सोनॉमी जो है ये हम अप्लाई कर सकते हैं। या रिहेबिलिटेशन ऑफ स्ट्रोक पेशेंट, जैसे स्ट्रोक पेशेंट का कुछ इन कंसिक्वेंसेस में एक कंसिक्वेंस ये होता है कि दे हैव मोटर वीकनेस, उनकी जो फंक्शनल एबिलिटीज हैं ये थोड़े से लॉस हो जाते हैं, और दोबारा से उनको हम उनकी एबिलिटी लाने के लिए, उनकी डिसेबिलिटी कम करने के लिए एक प्रोसेस हो जाए, इसको हम कहते हैं स्किल एक्विजिशन। स्किल एक्विजिशन से मुराद ये है कि हम उसको दोबारा से उस लेवल पे लेके आते हैं जो वो भूल चुका है या वो जो नहीं कर सकता, तो उसके लिए डिफरेंट, उसके हम रेंज इंप्रूव करते हैं, उसको फिर हम ट्रेनिंग देते हैं, उसके लिए एजिलिटी और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दे देते हैं, उसको रिपीटिशन, और इसको इस लेवल तक बना लेते हैं कि वो एटलीस्ट जो है अपने डेली एडियल जो है, अपनी एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ को इंडिपेंडेंटली कर सके। तो इसमें भी जो है उस प्रैक्टिकल जो लर्निंग करता है स्ट्रोक पेशेंट अपने रिहेबिलिटेशन में इन सेशन विद फिजिकल थेरेपिस्ट, वहां पर भी जो है हाइरोटाइकोमोटर डोमेन जो है ये अप्लाई होता है। तो स्ट्रोक पेशेंट जब एक दोबारा उसकी रिहेबिलिटेशन होती है, दिस इज जस्ट लाइक एक बच्चा जो है कुछ सीखता है, कुछ न्यू स्किल सीखते हैं, तो इसी तरह ये एक बच्चे ही की तरह होते हैं। तो दोनों कंडीशन में हारोज टैक्सोनॉमी जो है ये अप्लाई होती है। बट वी कैन आल्सो अप्लाई देम स्पेसिफिकली द डेव टैक्सोनॉमी, इसका फिर इनकॉर्पोरेट लेवल पर और इस तरह की जो अपनी यहाँ पे एजुकेशन में फिर डेव्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। तो हम उसकी तरफ, ये सिम्पसन टैक्सोनॉमी के 7 सब लेवल थे, जिसमें से परसेप्शन, परसेप्ट, गाइडेड रिस्पांस, मैकेनिज्म, कॉम्प्लेक्स रिस्पांस, एडेप्टेशन एंड ओरिजिनेशन। इस पर ऑलरेडी हम डिटेल से बात कर चुके थे, सो देयर इज आई थिंक डोंट नीड ऑफ रिपीटिंग। जस्ट वी कैन से कि परसेप्शन जो है दिस इज दैट, जिसमें हम कह सकते हैं कि एक इरादा है दिल में कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ। एंड ओरिजिनेशन इज दैट एंड एट पीक लेवल, जहाँ पे द लर्नर विल डिजाइन इटसेल्फ, यानी वहाँ पे वो अपनी तरफ से कुछ नई चीज जो है ओरिजिनेट करेगा, यहाँ पे ये बनाएगा। सो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे। सो हम जाएंगे टुवर्ड्स द डेव्स टैक्सोनॉमी। अब डेव टैक्सोनॉमी, जिससे हमने कहा कि दिस इज द मोस्ट कॉमन यूज एज वेल एज द मोस्ट सिंपल ऑफ ऑल दिस थ्री अमंग द डेव टैक्सोनॉमी, द हारोज टैक्सोनॉमी एंड द सिम्पसन, इन तीनों में सबसे कॉमन यूज होता है और सबसे सिंपल जो है दिस इज द डेव टैक्सोनॉमी। It is being divided into 5 levels rather than 6 or 7, and these levels are, we can say, subdomain. They are the imitation, manipulation, precision, and articulation, and the last one is the naturalization. If you look at the naturalization, this is exactly the origination, combination of the origination as well as the adaptation. If you look at the imitation, so that will be just the initial, which is the perception and observing, which are the initial 2 steps of the Simpson taxonomy. So imitation, there are 2 process. Imitation में कौन से 2 process होती है? पहले process में ये observe करेगा and he will try or she will try. जबकि अगर हम सिम्पसन की तरफ जाए तो वहां पे
सिंपली एक था कि आप वहां पे आप एक इरादा करते फिर आप ऑब्जर्व करते थे, ये दोनों स्टेप्स थे। इमिटेशन में यहाँ पे जो दो कॉमन स्टेजेस होंगे, इनमें ये होगा कि ये वहां पर ऑब्जर्व करेगा किसी दूसरे को, उसको वॉच करेगा, एंड ही विल जस्ट लर्न दैट व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स, सीक्वेंस क्या है, करते किस तरह है, क्या है, कितने फोर्स, कितने इसके लिए एजिलिटी चाहिए, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस टास्क, ये सारी चीजें जो हैं ये ऑब्जर्व करेगा, एंड देन एट द एंड ही विल अटेम्प्ट टू रिपीट इट। तो इमिटेशन में डेव्स ये कहता है कि पहले सेशन में अगर हम इफ वी आर डीलिंग आउट स्टूडेंट, तो हम उनको कहेंगे ऑब्जर्व एंड प्रैक्टिस, और यहाँ पे जो सुपरवाइजर होता है, जो डेमोस्ट्रेटर्स होता है, he or she will be present at that time and he will just observe the student। इमिटेशन में दोनों एक्ट होंगे, initially the demonstrator will act and the student will observe, at the same time the student will act and the demonstrator or the supervisor will observe। तो imitation में जो है ये दोनों होता है। by imitation we simply mean copy someone else, और उस ऑब्जर्वेशन के बाद हम किसी को कॉपी करते हैं, इसको हम इमिटेशन कहते हैं। तो यहाँ पे जो है एग्जैक्टली एरर चांसेस ज्यादा होंगे, यहाँ पे फीडबैक जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है, यहाँ पे डायरेक्ट सुपरविजन ये बहुत जरूरी है, यहाँ पे एरर की करेक्शन जो बहुत जरूरी है। इस लेवल पर अगर टाइम पर फीडबैक नहीं दिया जाए तो लेटर ऑन जो है जितनी भी स्टेज जाएंगी उसी पर इसका इन्फ्लुएंस होगा। सो दैट्स व्हाई in medical education and medical field, if we are going to teach some critical skills to our students, this is exactly the most important stage of all the 5 stages in the imitation। The reason is that if you हमने इसको एक तो हमने डिटेल्स हैं द सिंपल वे में, और उनकी लेवल के मुताबिक जो है हमने इसको टीच करना है। इफ वी आर डेमोस्ट्रेटर्स और हम जो है पोस्ट ग्रेजुएट को टीच कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली ऑल ऑफ यू नो कि पोस्ट ग्रेजुएट को टीच करना इट्स अ डिफरेंट थिंग्स, और एज का अगर हम उसको फिर उसी चीज उसको अंडर ग्रेड लेवल पे आ जाए तो उसके लिए फिर अलग से एक टेक्निक होता है। तो यही द रीजन इज दैट कि लेवल यहाँ पे एक इनिशियली हमने ये डिसाइड करना है। सेकेंडली जो है वहां पे हमने इनको टीच करने के बाद डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन जो है, इनके डायरेक्ट प्रैक्टिस को डायरेक्ट सुपरविजन बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली जैसे यहाँ पे स्किल में भी अब लो क्वालिटी से मुराद ये है दे विल बी हाई इंसिडेंस ऑफ एरर, यहाँ पर एरर की चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, एंड इफ द एरर आर दे आर नॉट करेक्टेड एट दिस स्टेज लेटर ऑन देयर विल बी अडेप्टेशन टू दैट, एंड हेंस उसकी एक जो है एक आदत सी बन जाती है, उसको एक पुख्तगी आ जाती है। दैट्स व्हाई एंड अकॉर्डिंग टू द डेव imitation is the most important specifically in the undergrad level। अंडरग्रेड में many of the project skills they are just new for them, और इसीलिए उनमें यहाँ पे डायरेक्ट सुपरविजन जो है बहुत जरूरी है। तो जो यहाँ पे कीवर्ड्स अगर हम देखें तो इसमें सब में जो है इसमें एक कोशिश नजर आती है, और वो कोशिश अटेम्प्ट है, कॉपी है, इमिटेट, मिमिक, रिपीट, डुप्लीकेट, रिप्लिकेट, रिप्रोड्यूस। और यहाँ पे जो है जैसे एग्जांपल्स के तौर पर लर्निंग ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं कि द लर्नर विल बी एबल टू कॉपी ए वर्क ऑफ आर्ट, एग्जीक्यूट अ स्किल व्हाइल ऑब्जर्विंग ए डेमोस्ट्रेटर। तो यहाँ पर ये दो वर्ड हैं, एग्जीक्यूशन इन द सेकंड स्टेज एंड ऑब्जर्विंग इन द इनिशियल स्टेज, ये दोनों जो हैं दिस इज द इमिटेशन। नाउ व्हाट वी मीन बाय द मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन में यहाँ पे सुपरविजन होगी, बट अनलाइक द इनिशियल इमिटेशन देयर विल बी नो डायरेक्ट सुपरविजन, still there will be, and we call it the indirect supervision। indirect supervision mean there will be an assessment होगी, वहां पर फीडबैक होगी, लेकिन फिजिकली जो है सुपरवाइजर का, डेमोस्ट्रेटर का उस जगह पे होना जरूरी नहीं है। यहाँ पर भी जो है एरर की चांसेस होगी, बट द इंसिडेंस ऑफ एरर विल बी लेस देन, दैट विल बी बहुत कम होगा एज कम्पेयर टू द प्रीवियस इमिटेशन वन। यहाँ भी थोड़ी सी जो है उसकी वो अभिष्टगी ज्यादा हो जाएगी, ही विल प्रैक्टिस, शी विल प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि प्रैक्टिस। सो जिस तरह हमने डिस्कस किया कि इनिशियल इमिटेशन में इम्पोर्टेंट था कि हमने एक तो उसकी लेवल के मुताबिक डिटेल से और सिंपल वे में उसको एग्जीक्यूट करना है, और फिर जो है वेरी पोलाइट वे में और जो है उसको वहाँ पे ऑब्जर्व करके दोबारा उसको फीडबैक देना है।
मैनिपुलेशन में जो इम्पोर्टेंट थिंग है, दिस इज द प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, क्योंकि इसमें जो है ऑलरेडी हम उसकी गलती को करेक्ट कर चुके होंगे, और फिर उनको कहे कि ना अभी दोबारा इसको रिपीट करें, एंड ही विल रिपीट। जितना उस इस मैनिपुलेशन इसमें इसकी उसमें रिपीटिंग होगी, उतनी ही जो है उसमें उतनी ही जो है उसमें एक्सपर्टीज जो है आ जाएंगी। तो जैसे यहाँ पे एक्ट, बिल्ड, एग्जीक्यूट, परफॉर्म, कंप्लीट, एकम्प्लिश, प्ले, प्रोड्यूस, ये तमाम के तमाम के अगर हम देखें तो इसमें जारी रखने की एक आंसर मौजूद है कि एक्ट करे, बिल्ड करे, अपने जो स्किल को बिल्ड करे, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट, परफॉर्म एंड परफॉर्म, कंप्लीट द टास्क टिल द एंड, एंड रिपीट, 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 एकम्प्लिश करे, प्ले करे, प्रोड्यूस करे। सो ये जो है इसमें यह प्रैक्टिस जो है बहुत जरूरी है। Now this is the stage where we reach at the undergrad level. This should be the last stage, precision. अगेन जो है यहाँ पे डायरेक्ट सुपरविजन नहीं होगी, यानी पहले स्टेज में हमने कहा कि डायरेक्ट सुपरविजन होगी, दोनों जो है एक्टिंग जो है इनिशियली दैट विल बी बाय द डेमोस्ट्रेटर देन बाय द स्टूडेंट। सेकंड स्टेज में देयर विल बी नो एक्ट बाय द सुपरवाइजर, the act will be only by the student, but there would be no direct supervision, there will be indirect supervision। प्रेसिजन में क्या होगा, प्रेसिजन में सुपरविजन तो नहीं होगी, लेकिन रियल लाइफ एनवायरनमेंट नहीं होगा। द स्टूडेंट जो है दे विल प्रैक्टिस इन द दैट कंट्रोल एनवायरनमेंट, बट इन द विदाउट द सुपरविजन। और यहाँ पे जो है ये एक्सपेक्ट करेंगे कि इसमें कोई गलती जो है नहीं रहेगी, यहाँ पे गलती की गुंजाइश जो है नहीं होगी। द इंसिडेंस ऑफ द एरर विल बी जीरो एट द प्रिसिजन। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द प्रिसिजन, कि यहाँ पे एक्यूरेसी जो है आएगी। और यहाँ पे एक लेवल हम ये कह सकते हैं कि द पर्सन, द स्टूडेंट विच इज एग्जीक्यूटिंग दैट टास्क इज नाउ एन एक्सपर्ट एट दैट पॉइंट। किसी एक प्रोसीजर को, एक कोई एग्जामिनेशन प्रोसीजर है, कोई ट्रीटमेंट है, या कोई इस तरह के कोई भी प्रोसीजर जो है विच इज रिलेवेंट टू द पेशेंट, उसकी फील्ड से, वो क्या होगा उसमें अब वो एक्सपर्ट बन गया है, बट स्टिल जो है ही इज एक्टिंग इन अ कंट्रोल एनवायरनमेंट। इफ ही इज अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, तो यहाँ पर पोजीशन जो है ये उसकी लास्ट स्टेज होनी चाहिए, बिकॉज अभी हमने उसको रियल लाइफ एनवायरनमेंट में इसको जो है इंटर नहीं करना है। तो पोजीशन इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू एग्जीक्यूट सर्टेन टास्क with some level of expertise and without help or intervention from others। ये जो यहाँ पे without help लिखा है, that simple mean at this time, at this stage there will be no supervision। so it mean पहले stage में direct supervision, second में indirect supervision, and third में there will be no supervision। the learner independently perform, independently again it is indicating that task is principle। इसमें जो है सुपरविजन की जरूरत नहीं होगी, न डायरेक्ट होगी न इनडायरेक्ट होगी, which mean there will be independent practice। execution of the skill or produce the product with accuracy, because accuracy से यहाँ and precision से मुराद ये है कि यहाँ पे the error की जो incidence होगी वो almost zero होगी। तो proportion and stagnance at an expert level, at this level the performance become more exact and refined। achieve automatically, excel expertly, perform masterfully, demonstrate skillfully, and collaborate perfectly। इसमें देखिए सो वी हैव एक एडजेक्टिव, यहाँ पे हमें एक एडजेक्टिव नजर आ रहा है। अगर हम ऑटोमेटिकली देखें, एक्सपर्टली देखें, ये एक्सेल, अचीव एंड परफॉर्म ये सेकंड स्टेज की थी, लेकिन परफॉर्म अगर वो मास्टरफुली कर रहा है तो ही इज इन द थर्ड स्टेज। डेमोस्ट्रेशन, demonstrate karna, this is the action word for the second, but if he is demonstrating skillfully, that he is collaborating perfectly, then it is the precision, the third stage। so learning objectives किस तरह हो सकते हैं? A learner will be able to perform a skill or task without assistance, and again it is defining that there will be no supervision, either indirect or direct। demonstrate a task to a beginner, at the same time we are expecting that now the student which we have trained is able to discuss and train the other colleagues जिनको गलती कर रहे हैं, जिनको असेसमेंट की जरूरत है, और जो वहां पे अभी सीख रहे हैं, स्टिल ही इज नॉट एट दिस स्टेज। सो ये स्टूडेंट जो अभी इस स्टेज पर आ गया, ही कैन टीच द अदर एज वेल।
teach से मुराद है कि they can help in the execution of those skills in their colleagues. Now this is that one जहाँ पे हम articulation which we are expecting from the postgrad students, जो इसको हम दे देते हैं कि रियल लाइफ में उनको प्रैक्टिस करने दे देते हैं. नाउ दे आर प्रैक्टिस विद द रियल लाइफ एनवायरनमेंट एंड नाउ दे आर डीलिंग विद द पेशेंट्स. So articulation involves the ability to adopt and integrate. Adopt mean now this is their duty and they have to do that. प्रीवियसली जो है इनकी ड्यूटी नहीं थी, वो जो है उनके वो रेपुटेशन जो है दे आर एक्सपर्ट्स. यहाँ पे जो है इनकी जो है दे शुड हैव टू अडॉप्ट टू दैट एंड इंटीग्रेट मल्टीपल एक्शन टू डेवलप. मल्टीपल एक्शन मीन नाउ पेशेंट्स जो है उन्होंने जो स्किल्स डिफरेंट स्टेजेस में सीखे हैं, उन तमाम जो उनके प्रोसीजर उन्होंने सीखे हैं वो एक ही जगह पे उनको इंटीग्रेट करेगा. अच्छा, what we mean by this is very important process in the articulation, which we call is the integration. Integration से मुराद ये है articulation में कि जो diagnosis है, पहले assessment है, assessment के बाद जो कुछ examination procedures है, उसके बाद differential diagnosis suppose हम करते हैं, और कुछ treatment ऐसे हैं जिनमें we have to perform and execute practically. तो इन मुख्तलिफ स्टेजेस है. अब ये जो जब वो सीख रहा था तो इसको कंपोनेंट्स में सीख रहा था, बट आर्टिकुलेशन में ही इज डीलिंग विद द पेशेंट, so he have to combine all those components in a single place. This is known as the integration. कि हम मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को इस वजह से कंबाइन करें कि उससे एक बेहतर नतीजा आ सके. we call is the integration. So integration जो है, adaptation and integration, these are the two important aspects of the articulation. So multiple action to develop methods to meet varying and novel requirement. The learner modifies the skill or product to fit new situation. यहाँ पे modification again, authority जो है ये पहले position में there is no authority with the learner, but now क्योंकि यहाँ पे articulation में वो real life में आ गया है, वो खुद जो है इसको practice कर रहा है, so he have the authority to modify a skill according to the situation, according to the patient to patient. जो है हमारे उस प्रोसीजर में थोड़ी बहुत जो है एज फैक्टर है, जेंडर फैक्टर है, सिविरिटी फैक्टर है, क्रोनिसिटी फैक्टर है, एक्यूट केस है, क्रॉनिक केस है, या कोमॉर्बिडिटी है. द पेशेंट हैव वन डिजीज प्लस द other condition, patient may have two or more extra disease at the same time. So it means पेशेंट टू पेशेंट जो है वेरी करेगा, तो उसकी जो प्रोसीजर उसने सीखे हैं, he have to adopt and he have to modify according to the patient. And this articulation combines more than one skill in sequence with harmony and consistency, and this is exactly the integration. And he or she is combining all those learned skills and make them a single place पे उसको play कर रहा है. So यहाँ पर अगर हम देखें इस तमाम अल्फाज से जो एक आंसर जाहिर है वो क्या है, यहाँ पर एक अटरेटिव है. यहाँ पे नाउ जो लर्नर है, ही इज नॉट ए लर्नर नाउ, ये खुद प्रैक्टिस वहां पे कर रहा है और वो प्रैक्टिकली वहां पे इसको एज अ बॉस के तौर पर एग्जीक्यूट कर रहा है. सो ही हैव टू अडॉप्ट, कंस्ट्रक्ट, कंबाइन, क्रिएट, कस्टमाइज, मॉडिफाई, फॉर्मुलेट, अल्टर एंड ओरिजिनेट. इन तमाम को अगर हम देखें स्पेसिफिकली इन द सेकंड रो पे, कस्टमाइज, मॉडिफाई, फॉर्मुलेट, अल्टर एंड ओरिजिनेट, ये तमाम जो है पेशेंट टू पेशेंट जो उसने जो सीखा है वो एक पेशेंट के लिए होगा, एक टिपिकल केस होगा. ऑब्वियसली जब हम सिमुलेशन तो सिमुलेशन में उनको एक टिपिकल केस होता है, बट इन द रियल लाइफ वहाँ पे जब पेशेंट डीलिंग होती हैं, so that is not exactly the one that the student learns. So obviously there may be some complex situations, comorbidity हो सकती हैं, severity की बेसिस पर, chronicity की बेसिस पर, gender and other demographic variables जो हैं ये affect करते हैं पेशेंट को, पोजीशन को उसकी. So that's why he have to customize the learn procedures. He have to modify, she have to modify, and after modification he have to formulate, to create and to alter and originate a new task which is fit and which is for this patient. So यहाँ पे we can say that the learner objective may be for this articulation like combine a series of skills to produce a video that involve music, drama, color, sound. It is just a general example कि आप इसमें देखिए
उसने हाउ टू ऐड साउंड, हाउ टू ऐड कलर एंड ये सब चीजें उसने अलग अलग सीखी होंगी, लेकिन यहाँ पे वो इस सब को कंबाइन करके एक स्पेसिफिक एंड अच्छा प्रोडक्ट जब देगा तो इट मीन ही हैव टू ऑल ऑफ दीज रिक्वायरमेंट। नेचुरलाइजेशन, दिस इज दैट लेवल जहाँ पे रूटीन बन जाता है इसका और ये यहाँ पे एक्सपर्ट बन जाता है। यहाँ पे हम इसको जैसे कि उसकी पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट हो जाती है, नाउ ही एज जो है उसकी जो हम इसको सिखा रहे थे एट दैट लेवल, नाउ ही हैज द एबिलिटी टू टीच अदर्स, और इस लेवल पर एक एक्सपर्ट लेवल, एक साइंटिस्ट लेवल पर जो है पहुंच जाता है, जहाँ पर और अपनी जो उसने सीखा है उसके बजाय कुछ और जो अभी तक उसने खुद इसकी प्रैक्टिस भी नहीं की है, वो प्रोसीजर जो है इस एबिलिटी बन जाती है कि वो जो है मॉडिफाई करे, इन्वेंट करे, क्रिएट करे। तो नेचुरलाइजेशन इज द एबिलिटी टू परफॉर्म एक्शन इन एन ऑटोमेटिक एंड अनकॉन्शियस वे। The learner accomplish one or more skills with ease and make the skill automatic with limited physical and mental exertion. If we are dealing with the postgrad student, so articulation should be our end of the हमारे जब हम टीचिंग करते हैं पोस्ट ग्रेड को, तो वहां पे आर्टिकुलेशन, दिस इज द लास्ट स्टेज जो वी आर एक्सपेक्टेड फॉर आवर स्टूडेंट। वी आर असेसिंग आवर स्टूडेंट, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अगर एक पेशेंट जो उसने जो एक न्यू स्पेसिफिक या कम्प्लेक्स पेशेंट आ जाता है तो ही इज द एबिलिटी टू डील दैट। ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक पोस्ट ग्रेड से। बट अंडर ग्रेड जो अभी इनकी अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, उससे जो है हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो है वो क्या करे, उसमें एडाप्टेशन लेके आए, वहां पे वो कंबाइन करे, क्रिएट करे, कस्टमाइज करे, बल्कि वो सिंपल वही करेगा जो उसने सीखा है। अभी उसमें जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो फॉर्मुलेट करे एक ट्रीटमेंट प्लान, अपने एक्सप्रेशन करे या कुछ उसमें चेंजेस करे जो उसको प्रोटोकॉल एक पेशेंट के लिए दिया गया है। हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि एक अंडर ग्रेजुएट जो है अभी इनकी कंप्लीट हो गई है एंड ही हैव टू अल्टर व्हाट इज बीन देयर इन द प्रोटोकॉल। तो इसलिए ये जो है हम स्टेजेस जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी ऑडियंस कौन है, हमारे वहाँ पे लर्नर्स कौन है। इफ द लर्नर्स आर अंडर ग्रेड आर द पोस्ट ग्रेड आर दे आर आवर colleagues, so then we can expect the last one which is the naturalization against them। और अगर ये पोस्ट ग्रेड है तो ये जो है हमारा हो सकता है द ये आर्टिकुलेशन। So that was the 5 steps of the Dave taxonomy। और इसकी जो स्टेप्स है इसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि दिस इज द वेरी सिंपल वे टू यूज, एंड दैट्स व्हाई यही एक रीजन है कि Dave taxonomy is the most commonly psychomotor domain used in the medical field in the demonstration and the execution of some specific examination skill, assess the differential diagnosis skill or some management skills। थोड़ा सा हम हर उसको एक ब्रीफली डिस्कस करते हैं। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एज इट इज वेरी लेस, और बहुत कम जो है इसको प्रैक्टिकल में इसको लाया जाता है। बट एटलीस्ट वी ऑल शुड हैव सम ऑफ द नॉलेज होनी चाहिए हर उस साइकोमोटर डोमेन का। और इसके जो सब स्टेजेस हैं, दे आर नेम इज द रिफ्लेक्स मोमेंट, फंडामेंटल मोमेंट्स, परसेप्चुअल एबिलिटीज, फिजिकल एबिलिटीज, स्किल मोमेंट्स एंड नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन। अगर मैं जैसे हमने पहले कहा कि ये दो जगहों पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर साइकोमोटर डोमेन। अगर एक बच्चा है वो उसकी जो लर्निंग हो रही है तो उसी के लिए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसी को देखते हुए अगर एक पेशेंट ऐसा है जिनकी फंक्शन लॉस हो चुकी है और उसकी रिहेबिलिटेशन जारी है और उसको वो जो डिसेबिलिटी जो है उसको एबिलिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो फिर हर उस साइकोमोटर डोमेन जो है इसके स्टेप्स जो है यहाँ पे आ सकते हैं। रिफ्लेक्स मोमेंट से मुराद वही है जो हमारी सिंपल वी कैन से दैट द strict shears movements like the flexion extension, if we have the circumduction or the reduction, these all movements they are known as the reflex movements। reflex movement are all those movements जो unintentionally जो है इसकी, तो हमने इनकी इनिशियली जो है ये रिफ्लेक्स मूवमेंट को करना है, टीच करना है कि एटलीस्ट दे शुड लर्न टू, विच मीन हमने इसके रेंजेस पर काम करना है। मीन दे हैव टू improve their flexion, they have to improve their abduction, adduction or circumduction। फंडामेंटल मूवमेंट से मुराद ये है इंटेंशनल मूवमेंट।
इट मीन ओ अगर मैं एक जगह से एक चीज उठा लेता हूँ और उसी जगह पर रख दूसरी जगह पर रख देता हूँ, तो दिस इज दैट फंडामेंटल मोमेंट. So if I have the reflex movement, if I have the required range of motion, I can carry all those, I can execute all those activities. फिर परसेप्चुअल एबिलिटीज ये है कि उसी को कंबाइन करें, यानी डिफरेंट फंडामेंटल मोमेंट्स को हम कंबाइन करते हैं, तो उसके परसेप्चुअल एबिलिटीज जो है, इस पर हम आइडियल्स जो है एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ, इसको जो है इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं. एंड फिजिकल एबिलिटीज मीन दिस इज द मच मोर एडवांसमेंट इन द दैट फिजिकल एबिलिटी आर दैट एबिलिटी विच इज अपोजिट ऑफ द डिसेबिलिटी. तो ये जो है रिफ्लेक्स मूवमेंट दैट सिंपल, जैसे हमने कहा इनवॉल्यूटरी रिएक्शन होती हैं, एंड सिंपल जो फ्लेक्शन एक्सटेंशन और ये जो रिएक्शंस होती हैं, रिस्पांस होती हैं, दीज आर द रिफ्लेक्स मूवमेंट. दीज आर द फंडामेंटल मूवमेंट्स से मुराद द इंटेंशनल मूवमेंट्स लाइक सिंपली वॉकिंग है, ग्रास्पिंग है, वी कैन से दैट सिंपली जो है होल्डिंग समथिंग, दिस इज द फंडामेंटल मूवमेंट. परसेप्चुअल एबिलिटीज जो है, हमने उसकी जो फंडामेंटल एक्टिविटीज है उसमें थोड़ी सी हमने कम्प्लेक्सिटी लेके आनी है, उसमें हमने थोड़ी सी एजिलिटी लेके आनी है, और उसकी थोड़ी सी जो हमने इम्प्रूवमेंट लेके आनी है. तो अगेन जैसे लाइक कैच ए बॉल, ड्रा ए राइट, तो ये जो है अगर उसकी फंडामेंटल या जो है रिफ्लेक्स मोमेंट सही है, सो दे कैन कैच ए बॉल. इफ ए पर्सन उसको फ्रिक्शन नहीं कर सकता, उसके रिफ्लेक्स या सिंपल एक्सटेंशन और फ्रिक्शन जो सजिटल मूवमेंट है, उसके सजिटल मूवमेंट अगर ठीक नहीं है, सो ही और शी विल बी अनेबल टू कैच दैट बॉल. सो इसलिए वी हैव टू स्टेप बाय स्टेप जो है वर्क ऑन दिस. तो यूजुअली स्किल एक्विजिशन जो हमने बात की थी प्रीवियसली, स्किल एक्विजिशन जिसमें पहले स्टेज में ऑब्जर्वेशन होती है, फिर उसमें प्रैक्टिसिंग होती है विद सुपरविजन, और एंड में फिर ऑटोमेटेशन आ जाती हैं. तो स्किल एक्विजिशन के लिए जो है हारो टेक्सोनॉमी दैट इज क्वाइट यूजफुल. सो दिस इज फिर अगेन फिजिकल एबिलिटीज जो हैं, ये जो प्रीवियसली स्टेजेस है उसमें हमने और भी बेहतरी लानी है, दैट इज टू इम्प्रूव द स्टेमिना. तो गेन स्ट्रेंथ, रन ए मैराथन. अब मैराथन के लिए उसको चाहिए कि एटलीस्ट ही शुड, उसकी जो रनिंग के लिए जो रेंजेस है वो काफी है, उनके लिए जो मसल स्ट्रेंथ है वो काफी है, एंड ही कैन रन. अगर ये तीन कर सकता है तो फिर वो मैराथन जो है, दिस इज द पीक ऑफ ऑल दोज एग्जीक्यूशन. तो कीवर्ड जो है, दिस इज द एंडेवर, इंस्टेंट एंड एजिलिटी, स्किल मोमेंट्स. तो अच्छा, तो ये हमने इसको स्किप करना होगा क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. एटलीस्ट यू शुड सिर्फ जस्ट नो द सब लेवल्स ऑफ द दैट हार्स टेक्सोनॉमी, और इतना सिर्फ क्लियर हो कि देयर आर थ्री टेक्सोनॉमीज. वन इज द सैमसन टेक्सोनॉमी, वन इज द डेव टेक्सोनॉमी, एंड द अदर इज द दैट हार्स टेक्सोनॉमी. लेकिन इन तीनों को हम जो है यहाँ पे समराइज करते हैं. वी आर असेसिंग आवर स्टूडेंट, तो हम इसको चार में कर लेते हैं. दैट इज कॉल्ड एज द P1, P2, द P3 एंड द P4. ये एक्चुअली दिस इज द मोर कंसाइज फॉर्म ऑफ द डेप्थ टेक्सोनॉमी. P1 में वहां पे सिंपल ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन होगी, जिसमें ऑब्जर्वेशन एंड अटेम्प्टिंग रिपीटिशन होगी. P2 में जो है एंड P3 में यहाँ पे सिंपल है कि P2 में डायरेक्ट सुपरविजन होगी एंड P3 में सुपरविजन नहीं होगी. और P4 जो है, तो P3 इज द एंड ऑफ द दैट अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, वाइल जो है P4 जो है, दिस इज द एंड ऑफ द पोस्ट ग्रेड स्टूडेंट्स. तो जैसे हमने पहले कहा था, यहाँ पे इमिटेशन हो रही है, ऑब्जर्वेशन हो रही है. तो दिस इज द साइकोमोटर डोमेन का पहला स्टेज है कि द डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है, एंड द लर्नर इज जस्ट ऑब्जर्विंग एट हाउ टू एग्जीक्यूट दैट एक्टिविटी. सेकंड स्टेज पे वहाँ पे डायरेक्ट सुपरविजन होगी, और द लर्नर विल प्रैक्टिस एंड अगेन, एंड जितना उसकी प्रैक्टिस होगी उतनी ही जो है, जैसे यहाँ पे वी कैन सी दैट दीज टू आर द डिफरेंट प्लेसेस. इनकी जो कस्ट्यूम की वजह से कि डिफरेंट, इट मीन दे हैव टू प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस, ताकि उनकी, लेकिन यहाँ पे जरूरी क्या चीज़ है, डायरेक्ट सुपरविजन होगी. Third way, again, they will practice, but still they will be in the control environment, but they will be supervision. उनको वो वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है, और वहाँ पे जो है कुलीग से भी पूछा जा सकता है, एज वेल एज उनके बाद में उनसे पूछा कि आपने क्या कर दिया, किस तरह कर दिया, बट इनडायरेक्ट सुपरविजन होगी.
and at the end when they are in the real life environment and they have the no chance of error, यहाँ पे जो error की कोई गुंजाइश नहीं है, वहां पे सिचुएशन चेंज हो सकती है ना। अगर यहाँ पे देखिए इस सिचुएशन में देखिए यहाँ पे उनके पास टाइम ज्यादा है, क्योंकि जितना भी टाइम ले अपना उस निशाना को हिट करने के लिए, तो टाइम की कोई पाबंदी नहीं है। जितना टाइम वो सोच सकता है, जितना टाइम जो वो ले सकता है ही हैव। लेकिन यहाँ इस लेवल पर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इनके पास फिर ये ऑप्शन नहीं है कि ये उसमें सोचे। इसमें ये इतना नहीं है कि ये जो स्पेसिफिक डायरेक्शन में उनको टारगेट होगा, किसी भी डायरेक्शन में उनका टारगेट आ सकता है और देयर इज सोचने के लिए कोई टाइम नहीं है। तो ये हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने पोस्ट ग्रेड से कि वहां पर किसी भी टाइम जो है कि किसी भी किस्म का पेशेंट केस आ सकता है एंड दे हैव टू बी प्रिपेयर देयर सेल्फ। और वहां पे उनकी अडेप्टेशन होनी चाहिए कि दे हैव टू डील एनी टाइप ऑफ सिचुएशन। और ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ सकती हैं तो एटलीस्ट दे हैव टू मॉडिफाई व्हाट दे हैव लर्न, दे हैव टू क्रिएट फ्रॉम व्हाट दे हैव लर्न, दे हैव टू formulate something new which they have learned. So that will be actually the assessment and actually the achievement of the our goal. तो साइकोमोटर जिस तरह आगे एग्जांपल अगर हम ये करें तो दिस इज इमिटेशन में हाई लेवल स्ट्रेस होगा एंड दे हैव जस्ट टू ऑब्जर्व। सेकंड स्टेज में they have to correct us but they will need help just to execution of those, and at the end जब वो complete expert हो जाते हैं so that will be automation। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में दोबारा से जो है इसको जारी रखते हैं और वी विल डिस्कस हाउ टू कंस्ट्रक्ट द लर्निंग आउटकम्स of the all the three domains, the psychomotor domain, the cognitive domain and the affective domain। 5-10 मिनट में मैं दोबारा से एक लिंक शेयर करता हूँ। इंशाल्लाह वी विल मीट अप अगेन। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।